नमस्कार, मी अतुल जैन. हिंदी न्यूज चॅनल नेतानगरी 24/7 चॅनल आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. असा नेता पुन्हा होणे नाही. हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांना हिंदू हृदय सम्राट का म्हणतात, खरं तर हे आपण समजून घेण्याची आज खरी गरज आहे. या हिंदुस्थानामध्येच नाही तर हिंदुस्थानाच्या पलीकडे सुद्धा काही दिवसांपूर्वी आपण एक एपिसोड घेतला होता ज्यात नेपाळची एक व्यक्ती आपल्यासोबत होती. तर ते त्या ठिकाणी नेपाळची लोकंसुद्धा बाळासाहेबांना प्रेम करायची. तर हे होतं बाळासाहेबांचं प्रेम. म्हणजे प्रत्येक जाती धर्माचा पंथाचा कुठल्याही देशात व्यक्ती असो, पण त्या व्यक्तीचं प्रेम त्या व्यक्तीच्या हृदयात असेल तरच ती व्यक्ती सम्राट होऊ शकते आणि राजा, आणि एक त्याच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आपुलकीचा असतो. म्हणून त्यांना हिंदू हृदय सम्राट ही पदवी मिळाली होती. ही पदवी सगळ्यांपेक्षा वरची पदवी आहे. या पदवीच्या पुढे काहीच नाही असं मला तरी वाटतं. तर आज आपण अंधेरी पश्चिम या ठिकाणी आहोत वर्सोवा विधानसभेमध्ये, आणि या वर्सोवा विधानसभेचे शिवसेनेचे उपविभाप्रमुख श्री हारून खान साहेब आपल्यासोबत आहेत. हारून खान साहेब, आपलं हार्दिक स्वागत. हारून खान जी, आप एक मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन शिवसेना से आपका नाता कैसे जुड़ा? मैं एक मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ. ये आप आज मुझे सवाल कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे हिंदू भाई हमारे एरिया में रहते हैं ना, उनको आज तक कभी ये लगा नहीं कि मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ. सही बात है. सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बाबा साहब की जो आपने कहा हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट ऐसी उनको उपाधि नहीं दी गई है. बाबा साहब में जो करिश्माई शख्सियत थी, उस शख्सियत का लोहा पूरी दुनिया ने माना, और इसी वजह से उन्हें हिंदू हृदय सम्राट की जो उपाधि लोगों ने दी, वो किसी एक ने दी नहीं. आज बहुत से लोग अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बोलते हैं, लेकिन जब समय था उस समय कोई अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बोलने के लिए डरते थे. आज समय उनका आ गया है, इसके लिए अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बनाते हैं, ठीक है. लेकिन मुझे एक ही मालूम है कि इस हिंदुस्तान में अगर हिंदू हृदय सम्राट कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक में बाबा साहब ठाकरे. मैं शिवसेना में 1992-93 राइट, तब से मैं जुड़ा हूँ. जब भी हमारे यहाँ पे दंगे चल रहे थे, और दंगे के अंदर अगर किसी मुस्लिम लोगों को अगर किसी ने बचाया तो वो शिवसेना ने बचाया था. सही बात है. तो वो देख करके जब भी लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी है, और दंगे के अंदर अगर मुस्लिमों को बचाने में ऐसे शिवसेना आगे आती है, तो फिर उनके साथ में रहना, उनके साथ में जाना, ये सबसे बेहतर था. और मैं 1992-93 से शिवसेना से जुड़ा. उसके बाद मैं शिवसेना के नगर सेविका और वो शाखा प्रमुख थे हमारे विष्णु कोरगांवकर, उनके साथ में जुड़ा. मैं पहले कार्यकर्ता बन के शिवसेना में मैंने एंट्री किया. उसके बाद मैं गटा प्रमुख बना. फिर मैं विष्णु कोरगांवकर को महानगर पालिका की टिकट मिली. मैं उनका पहला मुख्य निवडणूक अधिकारी बना, और उस मुख्य निवडणूक अधिकारी बनने के बाद जब वो चुन के आए, तब बाबा साहब के साथ में मेरी पहली मुलाकात हुई. तब बाबा साहब के साथ में मुलाकात में हमारे विभाग प्रमुख एडवोकेट अनिल परब साहब ने मेरा जो इंट्रोडक्शन किया कि ये हारून खान ह्यांनी विष्णू कोरगावसाठी असं असं काम केला. आणि त्यावेळी बाळासाहेबांनी माझ्या पाठीवर हात थाप दिली. काम कर, आगे बढ़ोगे. आणि त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे मी काम करत राहिलो. नगरसेवक विष्णू कोरगाव झाले, त्यांनी शाखा प्रमुखसाठी माझं नाव पुढे घेतला. और जब नगरसेवक ने मेरा नाम आगे किया, लोगों को ऐसा लगा कि ये हारून खान मुस्लिम है, और जो विभाग के अंदर शाखा प्रमुख के लिए इसका नाम जा रहा है 90% से ज़्यादा हिंदू है. राइट. तो बाबा साहब ठाकरे तो इसको शाखा प्रमुख बनाने का दूर की बात है. ये बात लोगों के दिमाग में बैठने लगी कि हारून खान तो शाखा प्रमुख बन नहीं सकता. लेकिन मैं आपको बताऊं, जब बाबा साहब से मैं मिला, उन्होंने मुझे एक ही कहा कि मैं किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी प्रांत को नहीं मानता. मैं मानता हूँ सिर्फ हिंदुस्तानी होने को. मैं मानता हूँ शिव सैनिक को. शिव सैनिक की क्या जात है,
शिवसैनिक का क्या धर्म है? शिवसैनिक का शिवसैनिक की एक ही जात, एक ही धर्म है, जात गोत्र आणि धर्म आमचा शिवसेना शिवसेना शिवसेना। तो शिवसैनिक वो कोई भी जात या कोई भी धर्म का हो, मैं जात धर्म नहीं देखता। जो काम करता है, शिवसेना को आगे बढ़ाता है, मैं उसे पद देता हूँ। जाओ, आपको पद दिया, आप 6 महीने में लोगों को करके दिखाओ कि आप शिवसेना के लिए क्या कर सकते हो। और बाबा साहब का वो आशीर्वाद लेके मैं आगे बढ़ा, शाखा प्रमुख बना, एक नहीं 3 नगर सेवक चुन के लेके आए। उसके बाद में मेरी वाइफ शाहिदा हारून खान का वक्त आया, फिर लेडीज़ वार्ड होने की वजह से मैंने शाहिदा हारून खान को चुन के लेके आया। और आज मैं 17 साल तक शाखा प्रमुख था, आज 2 साल से मैं उपविभाग प्रमुख हूँ। ये सब बाबा साहब की देन है, बाबा साहब का आशीर्वाद है। ये सोच जो बाबा साहब ने मेरे लिए की थी, ये सोच सिर्फ और सिर्फ हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाबा साहब ठाकरे ही कर सकते, दूसरा कोई नहीं कर सकता। सर, आपने कहा कि 92-93 दंगे के बाद आप शिवसेना में आए, तो उसके पहले आप किसी पक्ष से जुड़े थे, काम कर रहे थे? उससे पहले मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था। अच्छा, ओके ओके। हाँ। मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था, लेकिन जब भी दंगे हो रहे थे, कांग्रेस का एक भी नेता नजर नहीं आ रहा था। राइट। सब नजरत थे। अगर बचाने के लिए कोई आया तो शिवसेना के शाखा प्रमुख बचाने के लिए आए। वो टाइम पांडुरंग आमरे थे, वो टाइम हमारे विष्णु कुरगावकर थे, ये दोनों आगे आए। इन्होंने आके यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की बीज बोई। और भाई मुझे कहा कि हारून, हम आप एक है, हमें आपस में लड़के कोई फायदा नहीं है। यहाँ से हिंदू कोई हमला नहीं करेंगे, वहाँ से कोई मुसलमान हमला नहीं करेंगे, हम साथ में मिलकर रहेंगे और साथ में मिलकर एक रैली निकालेंगे। हम साथ में मिलकर हम लोगों ने रैली निकाला और बहुत बड़ी तादाद में जब हमने रैली निकाला, तो उस वक्त जब दंगे चल रहे थे, उस वक्त 500-700 हिंदुओं के साथ एक रैली निकाली गई। और उस वक्त ये लोगों में मैसेज दिया गया है कि देखो, हम सब एक है, हमें लड़के कोई फायदा नहीं। आज हम लड़ेंगे, कल तक साथ में पतंग उड़ा रहे थे, कल तक साथ में खाना खा रहे थे, कल तक साथ में बैठ के बात कर रहे थे, शादी में नाच रहे थे, गा रहे थे, आज क्यों लड़े? ये मैसेज जो शिवसेना के जो ओटम के शाखा प्रमुख थे, पांडुरंग आमरे और विष्णु कुरगावकर, वो लोगों ने दिया। और वो उसका फायदा ये हुआ, मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई कि मैं अभी ये पक्ष में मैं नहीं जाऊंगा। हाँ। मैं सिर्फ और सिर्फ शिवसेना में जाऊंगा और शिवसेना में था, शिवसेना में हूँ और शिवसेना में रहूंगा और मरूंगा। बहुत बड़ी बात है कि बाबा साहब जैसे एक दैवत, जिन्होंने सिर्फ अगर अपने पार्टी पे थाप दी तो कार्यकर्ता नेता बन सकता है। बस यही बात है कि एक नेता अगर सच्चे दिल से अपने कार्यकर्ता को नज़दीक करता है तो वो पक्ष को तो बढ़ाता ही है, लेकिन उस व्यक्ति को दैवत बना देता है। और आज हारून खान जी ने अपने सामने कसम खाई है कि हम जिंदगी भर मरते दम तक मैं शिवसेना में रहूँगा। बहुत बड़ी बात है। हारून खान जी, अगर शायद वो जेंट्स वार्ड होता तो आप नगर सेवक होते, लेकिन महिला वार्ड हुआ और हारून खान शाहिदा मैडम भाभी जी को टिकट मिली। वो वक्त कैसा था? आपको जरा अभिमान लगता होगा कि आज मेरी मिसेस हमारे घर से, हमारे परिवार से नगर से। बहुत अभिमान लगता है कि उद्धव जी और हमारे विभाग प्रमुख एडवोकेट अनिल परब साहब, इन्होंने जिस दिन ये डिक्लेयर हुआ कि लेडीज़ वार्ड, मैं आपको बताना चाहूँ 2012 की बात। 2012 में जब भी मेरा वार्ड लेडीज़ डिक्लेयर हुआ, वो मेरा एक फोटो अगर आप देखेंगे बाबा साहब के साथ में यहाँ पर, वो 2012 का। वो लोग वो टाइम कहते थे कि बाबा साहब की स्मरण शक्ति कम हो गई है और बाबा साहब जो है वो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। ये देखिए, मेरे से बात करते बैठे। उस वक्त 20 मिनट तक बाबा साहब ने मेरे साथ में संभाषण किया था। उस वक्त बाबा साहब ने ये पूछा था, मेरे से बाबा साहब मराठी बात नहीं करते थे। अच्छा। हाँ। मैं साहब से मराठी में बात करने की कोशिश करता था, तो साहब मेरे से हिंदी में बात करते। अच्छा। और मैं तुमको बताऊं, इतने अदब से बात करते थे कि मुझे उन्हें तू बोला ही नहीं, आपका वार्ड लेडीज हो गया है? बोला हाँ, लेडीज ओबीसी हो गया। घबरना नहीं। हाँ। लेडीज ओबीसी हुआ है, चुन के लेके आओ। बराबर। उनके हाथ के नीचे काम नहीं करने का है। याद रखो, तुम शिवसेना का शाखा प्रमुख है, आपको उनके हाथ के नीचे नहीं काम करने का, उनके साथ में काम करने का है। और उन्होंने मुझे उस वक्त एक कान मंत्र दिया था, वो मैंने जिंदगी में हमेशा, मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा था कि हारून, एक बात ध्यान रखना, ये कान मंत्र मेरे से लेकर जाना कि अपने नगर सेवक का कार्ड लेकर किसी भी अधिकारी के पास मत जाना। महानगर पालिका का हो, पुलिस अधिकारी हो, बहुत बड़ी बात है, या कोई भी अधिकारी हो, शिवसेना के शाखा प्रमुख की आइडेंटिटी कार्ड को ही लेके आप जाना। डायरेक्ट आपको नगर सेवक का नाम लेके अगर आप जाओगे
तो आपके पीछे 56 नगर सेवक का लगेगा। आप अपना आइडेंटिटी बनाओ, शाखा प्रमुख के कार्ड से ही काम करना। और मैंने कभी भी शिवसेना के कोई भी नगर सेवक का साथ लेके या उनका आइडेंटिटी लेके मैंने काम नहीं किया। बाबा साहब ने जो मुझे कहा था कि शाखा प्रमुख का कार्ड आप मैं बताऊं, ये शाखा प्रमुख, शिवसेना का शाखा प्रमुख का एक ऐसा दबदबा, ऐसा नाम है कि आप कहीं भी जाओ तो शिवसेना का शाखा प्रमुख बोलते ही सामने वाला ऑफिसर हो, पुलिस ऑफिसर हो, महानगर पालिका का अधिकारी हो, राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी हो, वो फौरन आपको इज्जत देता है, रिस्पेक्ट देते हैं। आप दूसरे किसी भी पार्टी का अध्यक्ष बोलो, जिला अध्यक्ष बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन शिवसेना का शाखा प्रमुख आया, सामने वाला आदमी खड़ा हो जाता है। तो ये बात हमने जो मुझे कहा था, मैंने वही कान मंत्र लेके चला। अभी 2017 के अंदर जब ये हमारे वापस लेडीज हुआ वार्ड, लेकिन वो ओपन हुआ, उस वक्त मुझे उद्धव जी ने कहा, हरुण 4 बार तुमने दूसरों के लिए काम किया है, सही बात है। हर बार सिर्फ दूसरों के पीछे भागोगे, खुद के लिए सोचो। मैंने बोला साहब अभी क्या करो, लेडीज तो हो गया है, नहीं खुद के लिए सोचो। अपनी आपको क्लिक हुआ थोड़ा? हाँ, मुझे क्लिक हुआ, खुद के लिए सोचो। तो मैं बोला मैं तो लेडीज नहीं हूँ, जब खुद के लिए सोचो तो मेरे दिमाग में नहीं आया। लेकिन हमारे जो नगर सेवक थे, माजी नगर सेवक थे और उपविभाग प्रमुख थे विष्णु कोरगांवकर, उनको क्लिक हुआ। उन्होंने बोला हरुण तुम्हारी वाइफ को खड़ा करते हैं। मैं बोला यार वो तो घर के अंदर रहने वाली एक औरत है, उसको कुछ मालूम नहीं। बोले हरुण लोग शाहिदा को देख के वोट नहीं देने वाले, हारून खान को और हारून खान के काम को देख के वोट देने वाले। मैं तेरे साथ में चल हम लोग जाके परब साहब को बोल देते कि भाभी खड़ी होगी, बराबर। और वो और मैं जाके हमने परब साहब को बोला और भाभी को खड़ा किया। बहुत बढ़िया। उस वक्त तो जब उद्धव जी ने जब बात कहा था कि हारून तो अपने बारे में सोच, बोलते मैं ये सोचा था कि मैं अपने बारे में सोचूंगा, लेडीज वार्ड हो गए। बराबर। लेकिन ये एक बात कभी कभी क्या होता है कि क्लिक जो हमारे जो नेता होते हैं उनकी दृष्टि दूरदृष्टि होती है, उनका सोच बहुत दूर होता है। उद्धव जी की सोच बहुत दूर थी कि अभी हारून आज अपने घर से किसी को तो खड़ा करता है, आगे जब जेंट्स वार्ड होगा, ओपन होगा, तो तू खड़ा हो सकता है, तेरा चांस आ सकता है, नहीं तो जिंदगी भर तू ऐसे पीछे पीछे रहेगा। सही बात। ये बात सर अभी हम एक बात ज़रूर करेंगे कि आपने अनिल परब साहब का नाम लिया। हाँ। सबसे बड़ी बात है, मैं भी बहुत नज़दीक से उनको जानता हूँ, एक सिंपल सी व्यक्ति, एकदम सादी रहने वाले व्यक्ति, लेकिन जब चुनाव हो या चुनाव ना हो फिर भी विभाग में एकदम बारीक ध्यान देने वाला उप विभाग प्रमुख, और वो भी इतना बड़ा विभाग प्रमुख। हाँ, तो इतना बड़ा विभाग को कवर करना बहुत बड़ी बात है। और बारीकी से आपने कौन से नगर सेवक चुन के लाना और उसके लिए घटक प्रमुख से लेके कैसे काम करना, उन्होंने वो बहुत ध्यान देते हैं। उनके बारे में आप क्या बताएंगे? लेकिन उनके ऊपर आरोप भी लगते हैं, तो उन्होंने अपने बेटी की कसम खाई। सर नहीं, ये देखिए मैं एक बताऊं, अनिल परब साहब को मैं जब शिवसेना में आया तब से मैं अनिल परब साहब को जानता हूँ। वो उस वक्त उप विभाग प्रमुख थे, और मधुकर सरपोतदार साहब के साथ में काम कर रहे थे, और उन्होंने मधुकर सरपोतदार साहब के साथ में उनके मुख्य प्रतिनिधि और उनका निवडणूक का जो पूरा कामकाज उन्होंने संभाला है। मैं ये कहता हूँ कि कोई कुछ भी आरोप लगाए इलेक्शन के बारे में, अनिल परब को कुछ समझाना, अनिल परब साहब को कुछ समझाना या बताना सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है। सही बात है। ऐसा शख्स जिसको इलेक्शन के A to Z, इसमें कहीं भी उनको आप खामी निकाल नहीं सकते। कैसे इलेक्शन लड़ना चाहिए, किसे इलेक्शन लड़वाना चाहिए, किस वार्ड से किसको खड़ा करना चाहिए, किस वार्ड में किस विधानसभा में किसको खड़ा करना चाहिए, और किसका प्रचार कैसा करना चाहिए, ये अगर सीखना है तो हमको अनिल परब साहब से सीखना चाहिए। ये शख्सियत है। देखिए क्या होता है, जब एक शख्सियत ऊपर आती है, उनका नाम होता है, तो जो विरोधक होते हैं ना, उनमें थोड़ी घबराहट होती है। सही बात है। तो वो कुछ भी लांछन लगाएंगे, कुछ भी उन पे आरोप लगाएंगे, और आरोप लगाने के बाद में उसका उत्तर देना जरूरी है, और उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने अपनी बेटी की कसम खाया। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहना चाहता हूँ कि अनिल परब पर जो भी आरोप लगाए गए सारे के सारे गलत है, और अनिल परब ऐसा कोई काम कभी जिंदगी में कर नहीं सकते। वो एक कार्यकर्ता है शिवसेना के, आज भले ही वो मंत्री है, विभाग प्रमुख है, लेकिन कट्टर शिवसेना के कार्यकर्ता है, और कट्टर शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, उद्धव जी ठाकरे, आदित्य ठाकरे जी के समर्थक हैं। तो ऐसे आदमी के पीछे लांछन लगा के जो लोग करते हैं उनको करने दीजिए। हाथी आगे चलता रहेगा, कुत्ते पीछे भोगते रहेंगे। सही बात है। सर आपने कहा कि 92-93 के बाद आप घटक प्रमुख से लेके शाखा प्रमुख से लेके उप विभाग प्रमुख तक आप पद पुषौते आए सब, लेकिन सर कभी भी दूसरे पक्ष का इस वार्ड में
पावर बताने की ताकत ना रही, इसका कारण क्या है सर? क्योंकि हमेशा ये वहाँ शिवसेना का प्रेमी और शिवसेना का भगवा ही लहराता रहा। नहीं, यहाँ पर सबसे पहले जब मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था, बड़ी बात नहीं करूँगा, यहाँ पर शिवसेना का उम्मीदवार चुन के नहीं आता था। सही बात। हमारे पांडुरंग आमरे यहाँ से खड़े हुए थे, वो हार गए थे। उन्होंने मुझे कहा कि हारून, तू अपना भाई है, तू कांग्रेस में आके काम करता है और 150-200 वोट से अपना उम्मीदवार हारता है, तेरे जैसा आदमी अगर शिवसेना में आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे शिवसेना में खींचने में सबसे ज़्यादा काम आमरे साहब था, वो पांडुरंग आमरे था। उनके बड़े भाई थे, आमदार थे, शांताराम आमरे जी। और नीलिमा राज्योपाध्याय और विष्णु कोरगांवकर। मुझे शिवसेना में एंट्री पांडुरंग आमरे और विष्णु कोरगांवकर और नीलिमा राज्योपाध्याय इन्होंने करवाई थी। और विनायक राउत जो हमारे उस वक्त विभाग प्रमुख थे, वो उन्होंने एक मीटिंग में कहा था कि ये हारून खान नहीं, ये सोने की कान है, इसका अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत कुछ काम आगे कर सकता है। तो मैं बहुत ऋणी हूँ इन हमारे नेताओं का जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने में मदद दी। हमारे विष्णु कोरगांवकर जी है, मुझे आगे बढ़ाने में, गट प्रमुख बनाने में अपना हमारे विष्णु कोरगांवकर जी का हाथ है। शाखा प्रमुख जब भी मुझे बनना था, उस वक्त मुझे बूस्ट करने, मुझे अगर समझो मैं, लोग ये कहते थे कि तू मुसलमान है, तू हो नहीं सकता, तू हो नहीं सकता, लेकिन मेरे पीछे 2 हाथ थे। एक तो विष्णु कोरगांवकर बराबर और दूसरी विष्णु कोरगांवकर की पत्नी वर्षा विष्णु कोरगांवकर, अच्छा, जिसे हमने प्यार से हम लोग सब लोग नीलम बोलते हैं। ये दोनों का हाथ मेरे पीठ पे था, मेरी वाइफ तो मेरे साथ में थी ही। ये दोनों हमेशा जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ या मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, ये दोनों ने मेरे सर पे हाथ रखा, मेरे कंधे पे हाथ रखा। मुझे हमेशा उन्होंने आगे बढ़ने के लिए कहा कि तुम फिक्र मत करो, शिवसेना में ऐसा कुछ नहीं है, तुम शाखा प्रमुख बनेंगे, दूसरा कोई शाखा प्रमुख बनेगा नहीं। तो ये दोनों का बड़ा हाथ था शिवसेना का शाखा प्रमुख बनाने के लिए। सर अभी समय आया कि भाभी जी नगर सेवक चुन के आई शाहिदा मैडम, तो उसके बाद जब 5 साल अभी पूरे हुए हैं, अपने वार्ड में कैसे काम हुए? मेरे वार्ड में 5 साल के अंदर देखिए बड़ी जवाबदारी थी। बड़ी जवाबदारी थी। मैं तो ये सोचा था कि मेरी वाइफ जो है वो काम कर सकेंगी कि नहीं कर सकेंगी, लेकिन उसने मेरा पूरा साथ दिया। महानगर पालिका में जो प्रश्न उठाने के लिए कहे थे वो महानगर पालिका में उठाया। केवीएस वार्ड के प्रभाग समिति में जो प्रश्न उठाने थे वो उन्होंने उठाया। जो काम उनको लिख के दिए वो सब काम उन्होंने आगे बढ़ के कर। सबसे पहले जो हम लोगों ने इलेक्शन से पहले जो हमने लोगों के अंदर भाषणबाजी की थी, उसमें तो हमने कहा था हमें तो 4-5 ऐसे बड़े बड़े काम थे जो इतने सालों से नगर सेवक लोग थे लेकिन वो नहीं कर पाए। सबसे पहला यादव नगर और बांदीवाली हिल में पानी का प्रश्न था। बराबर। यादव नगर बांदीवाली हिल में शौचालय का प्रश्न था। शौचालय और पानी, ये यादव नगर बांदीवाली के लोगों को इतना परेशान किया हुआ था कि कितने नगर सेवक आए गए, सबने कोशिश की कि नहीं की मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस वक्त मैंने उनसे कहा था कि हमने जो सोचा है उस हिसाब से जो पंपिंग स्टेशन पे पंप लगे हुए हैं उसकी कैपेसिटी बहुत कम है। उसकी कैपेसिटी दोनों पंप की अगर 150 हॉर्स पावर कर दी जाए तो पानी ऊपर तक जा सकता है। उसके बाद में पानी ऊपर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करना चाहिए वो हम लोग करेंगे। अगर मैं चुन के आया तो सबसे पहला ये काम करेंगे। शौचालय जो थे उनकी बहुत दुर्दशा थी, हालत बहुत ख़राब थी। नगर सेविका शाहिदा हारून खान, उस वक्त हम लोगों ने लोगों से वादा किया था कि हम शौचालय पे ध्यान देंगे। तो हमने सबसे पहले यादव नगर में 2 मंजिल शौचालय बनाया, बाद में बांदीवाली हिल में 1 नंबर पे 2 मंजिल शौचालय बनाया, फिर बांदीवाली हिल पे टॉप पे दूसरे जगह पर 2 मंजिल शौचालय बनाया। अभी बांदीवाली हिल पे और एक साइड में 2 मंजिल शौचालय का काम शुरू है। श्याम नगर का एरिया, वहाँ पर शौचालय ही नहीं थे। लोग जहाँ पे आज आप देख रहे हैं वो गार्डन बना है, इतना बड़ा संकुल बना है, लोग वहाँ जाके अपना जो दिनचर्या थी वो करते थे। हमने उस वक्त लोगों से ये कहा था कि जिस दिन हम चुन के आएंगे, पानी की समस्या उनको थी, गटर और नाली की समस्या उनको थी, उनकी गलियों की समस्या थी। हमने कहा
कि जिस दिन हम चुन के आएंगे हम आपके पानी की, गटर और नाली और शौचालय का काम करेंगे। वहाँ पर भी हमने 2 मंजिल शौचालय बनाया। श्याम नगर की लगभग 90% गलियों को हमने पक्का किया, सारे गटरों को हमने पक्का किया। आज वहाँ के लोग, आप जाके पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि नगर सेवक शाहिदा हारून खान जो चुन के आई उनके माध्यम से ही हमारे काम हुए, इससे पहले किसी ने काम नहीं किया। दूसरा हमारा ये था कि वहाँ पर जो ओपन प्लॉट पड़ा हुआ था, वहाँ पर हमारे दिमाग में एक था कि वहाँ पर एक अच्छा संकुल बनाया जाए या गार्डन बनाया जाए। हमने इलेक्शन से पहले कहा था कि इस प्लॉट के ऊपर हम लोग एक अच्छा संकुल या गार्डन बनाएंगे, थीम पार्क बनाएंगे, और वो भी थीम पार्क लगभग 1 साल के अंदर हमने उसका काम शुरू किया और आज लगभग तैयारी में है और 2-4 दिन में या 8-10 दिन में उसका उद्घाटन होगा। वो बहुत बड़ा प्लॉट बनाया है, उसमें क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, बच्चों को खेलने के लिए, और कबड्डी, और साइकिल ट्रैक बनाया हुआ है, साइकिल ट्रैक भी बनाया हुआ है, उसके बाद में वॉकिंग ट्रैक भी अलग से बनाया। तो एक अच्छा संकुल जो था वो बड़ा काम जो हम लोगों ने वहाँ पर किया है। साथ ही साथ अभी हमारे काम के अंदर, अभी जोगेश्वरी के अंदर हमने, लोग आई लव डालते हैं, लेकिन अभी आपका चैनल हिंदी है, मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ। हमारा शिवसेना का जो है वो मराठी, महाराष्ट्र में मराठी होना चाहिए। तो हमने जहाँ भी डाला है वो हमने मराठी नाम डाला है, आमची अंबोली, ऐसा हमने एक बनाया है। आपली जोगेश्वरी, बरोबर है। अब एक लव का ये दिया है हमने, हाँ, बराबर का ऐसा ये बनाया है आपने, जो ये भी हमने बनाया है। जैसे अभी हमारे जोगेश्वरी में जेवीआर के नीचे हमने एक चौक हमारी नगर सेविका ने पास किया है, हवलदार, शहीद हवलदार अब्दुल हमीद चौक, उसका भी काम चल रहा है। अब बहुत जल्द हम वो भी सब कामों का उद्घाटन करेंगे। और साथ ही साथ कैप्टन सामंत रोड के ऊपर एक पानपोई का भी हमने प्रपोजल डाला है, वही पास हो गया, उसका भी काम अभी शुरू होगा। साथ ही साथ कैप्टन सामंत रोड के ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या लोगों को थी, फिर लोग दोनों तरफ पार्किंग कर देते थे, और पार्किंग के वजह से गाड़ियों को ट्रैफिक जाम होती थी, एक्सीडेंट का खतरा। तो वो खतरे को दूर करने के लिए लोगों ने हमसे कहा था, तो हमने शम विषम मैंने इवन ये किया है। और एक 7-8 दिन के अंदर अगर प्रभाग समिति अभी हो जाती है तो मेरे बोर्ड तैयार हो जाएंगे, तो और इवन का भी हम लोग कैप्टन सामंत रोड पे काम करने वाले। दूसरा हमारे जोगेश्वरी में जो हमारा जो स्टेशन रोड है, वहाँ पर हमारे खासदार साहब जो है गजानन कीर्तिकर साहब, उनके पीछे पड़ के उनके साथ में वो, जो क्योंकि वो रेलवे के इस पे बोर्ड पे मेंबर है। वहाँ पर बहुत सालों से हमारे वहाँ पर एक लोकाजी शक्ति एक ऐसी NGO है, हमारे वहाँ के जो लड़के हैं सब, वहाँ के जो लोग हैं वो लोकाजी शक्ति से जुड़े हुए हैं। उनकी भी एक ये थी कि हमारे ईस्ट वेस्ट में आने के लिए या रेलवे में स्टेशन में जाने के लिए या टिकट निकालने के लिए जो ऊपर जो बनाया है, इतना हाइट पे बनाया गया है, तो वहाँ पर लोग चढ़ के जाएंगे या बूढ़े लोग कैसे जाएंगे। तो जो एस्केलेटर का तो प्रबंध था, वो भी एस्केलेटर का काम वहाँ पर हुआ है और बहुत जल्द उसका भी हम लोग उद्घाटन करने जाने हैं। उसी के साथ साथ ईस्ट और वेस्ट में आने जाने के लिए जो ये बना है स्काई वॉक, वो हमारे जोगेश्वरी वेस्ट में जो उतरता है, वो मैकडोनल्ड के पास उतारने वाले हैं हम लोग। और वो मैकडोनल्ड के पास जो उतार रहे हैं उसमें भी हमने एस्केलेटर लगा रहे हैं, उसका भी बहुत जल्द हम लोग अभी काम एस्केलेटर का चालू कर रहे हैं। स्काई वॉक तो तैयार हो गया है, एस्केलेटर का उधर बाकी की यूटिलिटीज का काम चल रहा है, और स्काई वॉक बहुत जल्द उसका शुरू हो जाएगा। सर, अभी आपने गजानन कीर्तिकर साहब का नाम लिया, हमारे खासदार हैं, आपके ऊपर बहुत प्रेम है, हमने देखा आपके, शायद आप बहुत सारे फंड लाने के लिए भी आप सक्सेस हुए होंगे ऐसा लगता है, तो सर उनके फंड से भी बहुत अच्छा कुछ काम हुआ होगा। गजानन कीर्तिकर साहब को तो मैं सबसे ज़्यादा श्रेय दूंगा। अगर शाहिदा हारून खान को नगर सेवक बनने में किसी ने मदद किया है तो वो गजानन कीर्तिकर है। जब भी वहाँ नगर सेवक नहीं था और जो वार्ड हमारे पास आया था वहाँ पर नगर सेवक दूसरा था। अब हमारे पास तो कोई फंड नहीं था और हमारा चूँकि नगर सेवक भी नहीं था, तो मैं फंड कैसे इस्तेमाल करूँगा। तो यादव नगर और बांदीवली हिल में जो काम रुके हुए थे उनको चालना देने के लिए मैं गजानन कीर्तिकर साहब के पास गया, साथ में अमोल कीर्तिकर जी का ही मैं नाम लूँगा। राइट, अमोल कीर्तिकर जी का। ये अमोल कीर्तिकर जी ने जो गजानन कीर्तिकर साहब के पास जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि तू अमोलला घेऊन जा। अमोल कीर्तिकर जैसा मैंने बात किया, अमोल कीर्तिकर जी मेरे साथ में आए, तो वहाँ पर जो बेसिक काम थे 2-3 वो काम उन्होंने फौरन से बेशतर शुरुआत कर दी।
और वो करने की वजह ये हुई कि लोगों को ये लगा कि अगर ये शख्स जो कहता है नगर सेवक बनने के पहले इतना काम करके दिखा रहा है, लगभग उन्होंने मुझे 70 से 80 लाख का फंड दिया था जब हम नगर सेवक भी नहीं थे, शाखा प्रमुख था। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये उसके वजह से क्या हुआ कि मुझे वो काम करने से लोगों के अंदर ये गया कि जब ये नगर सेवक नहीं है तो इतना काम कर सकता, अगर नगर सेवक बनेगा तो क्या होगा। सही बात है। और उन्होंने जो किया उसके बाद में मैं नगर सेवक चुन के आया। लोगों को ऐसा लगता था कि यादव नगर बांदीवली से हारून खान को वोट नहीं मिलेंगे, मुस्लिम जो एरिया है वहाँ से वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे शिवसैनिक थे, जो हमारे हिंदू भाई थे, उन्होंने वोट दिए। अगर 5,500 वोट उन्होंने दिए तो वहाँ से मुझे 2,500-3,000 वोट जो है वहाँ से मिले। सही बात। और ये काम जो किया है इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है हमारे गजानन कीर्तिकर साहब और अमोल कीर्तिकर जी का है। सर, माझं घर माझी जबाबदारी मुख्यमंत्री साहब का ये स्लोगन था, और पहले मुख्यमंत्री जो इतने संयमी, शिस्तबद्ध, जिनका जो कौतुक करना चाहिए वो केंद्र सरकार ने भी किया और हमारे कोर्ट ने भी किया। तो सर, ऐसे होने के बाद भी उनके ऊपर बहुत आरोप लगते हैं की घरी बसून काम करणारा मुख्यमंत्री लाभला आहे, काय काम होत नाही, अशा ऐसे बहुत सारे एक आरोप लगते हैं। तो आप किस तरह देखते हैं? माझा परिवार माझी जबाबदारी। बरोबर आहे। माझा परिवार जेव्हा माझा परिवार असतो तो त्याची जबाबदारी माझी असते। त्यांनी काय सांगितलं, माझा परिवार म्हणजे स्वतःचा उद्धव ठाकरेचा परिवार म्हणजे महाराष्ट्र, माझी जबाबदारी म्हणजे त्यांची जबाबदारी। कोविडमध्ये जे काय उद्धवजींनी केलेलं आहे त्याची स्तुती फक्त कोर्टाने केलेली नाही आहे, केंद्र सरकारने केली आहे, त्याचबरोबर आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली आहे, आणि बहुतेक लोकांनी जे NGOs आहेत त्या लोकांनी त्यांचे कामाची स्तुती केलेली आहे। असं झालं काय? आता बघा, हे विरोधक आहेत ना, मला एक कळत नाही आहे, जेव्हा आमच्या बरोबर होते तेव्हा आम्ही दुधातले धुतलेले माणसं होतो, आज त्यांना असं वाटतंय की आम्ही कोळशामधून आलोय। बरोबर। काही आरोप करताय। अहो, तुम्ही जेव्हा आरोप करताय तेव्हा विचार तर करा की तेव्हा जेव्हा असा करताय तेव्हा 3 उंगळ्या तुमच्याकडे बघा ना, अंगूर 3 बोट आहेत 3 तुमच्याकडे, बोटं तुमच्याकडे आहेत ना। अहो, आमच्या बरोबर 25 वर्ष तुम्ही होता ना, बरोबर आहे, युतीमध्ये तुम्हीच होता ना। आरोप करताना आता विचार ते केला बोलतायत, पाहिजे। एवढ्या वर्षात एवढा करोडचा असा झाला तसा झाला हे झाला, मग ठीक आहे, तुम्हाला असं वाटतंय ना सगळं झालं, तुम्ही त्यावेळी कुठे होते? बरोबर, झोपले होते काय? झोपून असा डोळे उघडून बघत होते काय? नाही ना। मग आता काय, विरोध झाले, विरोधी पक्षामध्ये गेले की सगळं चालू, एकदा इथे आले की झालं। मला एक सांगा, किती लोक आमचा पक्ष सोडून तुमच्या पक्षात गेले? तिथे कोणती फॅक्टरी लागलेली आहे? रिन, सर्फ एक्सल, हो, वेगवेगळे आहेत का? इथून गेला त्यामध्ये उडी मारला, निघाला, आंघोळ केला आणि निघाला तर एकदम साफ सुथरा, आणि तिथून कोण इथे आला तर एकदम घाण, म्हणजे ईडी लावून टाकायची। हा, मग त्याला काहीतरी लावायचं, ईडी लावा, बीडी लावा, सीडी लावा, जे लावायचं ते लावा। हे बरोबर नाही ना। तुम्ही विरोधी पक्षात आहात ना, विरोधी पक्षाची भूमिका तुम्ही चांगल्या प्रकारे निभवा ना। आम्ही पक्षात होतो, आम्ही युतीमध्ये होतो, तरी तुम्ही बघितलं असाल गेल्या वेळी जेव्हा देवेंद्र फडणवीस हे होते, मुख्यमंत्री होते, आम्ही विरोधी पक्षासारखंच काम करत होतो ना। बरोबर आहे। आम्ही जे चांगलं काम होतं त्याची स्तुती करत होतो, आणि जे काही झालं तर आम्ही बोलत होतो। बरोबर आहे। मग असं नाही ना की तुम्ही जे काही काम करता सगळं बरोबरच नाहीये, हे असंच आहे, ते तसंच आहे। अरे, कोणत्या तरी कामाची स्तुती करा, नाही स्तुती करू नका, असं जाऊ दे। कमीत कमी आम्ही चुकीचं कोणतं काम करत असणार तर ते चुकीचं काम अशा पद्धतीने तुम्ही केलं तर चुकीचा होणार नाही, हे तर दाखवा। बरोबर आहे। मार्ग पण दाखवणार नाही, पुढे जाऊ नका, पुढे खड्डा आहे। अरे पण खड्डा किती लांब आहे? 1 किलोमीटरवर आहे, 2 किलोमीटरवर आहे की 10 फुटावर आहे? हे तर बोललं पाहिजे का नाही बोललं पाहिजे? फक्त विरोध करत राहायचं, हे काम विरोधी पक्षाचं नाही आहे। विरोधी पक्षाची भूमिका चांगल्या प्रकारे निभावली पाहिजे। आणि माझा तर असा व्यक्तिगत मत आहे की विरोधात आपण राहू, पण आपल्या देशाचा, आपल्या राज्याचा, आपल्या विभागाचा
ज्या प्रकारे चांगल्या प्रकारे काम होत असेल तर त्याला विरोध करू नये. बरोबर आहे. साहेब, तुम्ही आता उपविभाग प्रमुख आहात. पहिले शाखा प्रमुख असताना 3 नगरसेवक निवडून आणले होते. आता उपविभाग प्रमुख आहात. किती मोठी जबाबदारी आहे. येणारी महानगरपालिका आणि महाविकास आघाडी सोबत आहे. तर आता महाविकास आघाडीत कोण कोण येते हे नंतर ठरेल, पण राष्ट्रवादी आणि शिवसेना ही एकत्र आली तर नाही, कसं आता काम होणार? हा जो तुम्ही बोलताय ना की महाविकास आघाडी आहे की राष्ट्रवादी आणि शिवसेना आहे, काँग्रेस बाजूला ठेवा, हे मी छोटा कार्यकर्ता आहे, मी काही बोलू शकत नाही, मी याच्यावर भाष्य करू शकत नाही. बघा, आता आज आमची महाविकास आघाडी आहे, आम्ही तिघे बरोबर आहोत. बरोबर आहे. येणाऱ्या पालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेस आमच्याबरोबर असणार, राष्ट्रवादी आमच्याबरोबर असणार, की आम्ही काय करणार आहोत, ही सगळी जी गोष्ट आहेत ना, हे सगळे जे काम आहेत ना, हे आमचे नेते करणार. वरिष्ठ ठरवतील. आम्हाला जो काम देणार पक्ष, आम्हाला जो काम देणार आमचे पक्षप्रमुख, आमचे विभाग प्रमुख आणि आमचे युवा सेनेचे आदित्य ठाकरेजी, जो काम आम्हाला देणार तो काम आम्ही चोख करणार. मला 2 वार्ड दिलेले आहेत, 63 आणि 64, या 2 वार्डची जबाबदारी. ह्या 2 वार्डामधून शिवसेनेचा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी जे काय करायचं आहे ते सगळं आम्ही करणार आणि कोणत्याही प्रकारे हे दोन्ही वार्ड आम्ही शिवसेनेचे खेचून आणण्याचा प्रयत्न करणार. साहेब, आता हा जो मराठी पाट्यांचा जो विषय आहे तो एकदम अंमलात आणून त्याच्यावर कठोर कारवाई करणार असे आदेश महानगरपालिकेने दिलेले आहेत, की जेणेकरून मराठी ह्याचा मान राहावा आणि मराठी बोर्ड प्रत्येक ठिकाणी दिसावे. त्याचा विरोधी कुठेतरी होताना दुसऱ्या पक्षाकडनं दिसतंय. आपण कसं बघताय? शिवसेना ही जन्माला आली मराठी माणसासाठी. बरोबर आहे. मराठी माणसासाठी जन्माला आली, मराठी तिथू काय मिळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा, हे आमचा भेद आहे. आता मला एक कळत नाही आहे की आम्ही आजच नाही आहे, आम्ही कित्येक वर्षापासून आमची मागणी होती की मराठी हा आमचा पुढे असलंच पाहिजे. मला एक सांगा ना, की जे आमचे विरोधक आहेत ते काय बोलतात ते त्यांनाच कळत नाही आहे. त्यांच्याकडे मराठी सोडून हिंदीत बोलणारे किती आहेत? त्यांना मराठी बोलता येतं का? मराठीमध्ये संभाषण करता येतं का? कोणतेही प्रश्न तुम्हाला विचारल्यानंतर मी तुम्हाला नाव देईन, त्यांना जाऊन विचारा, त्यांना धड मराठी बोलता येत नाही आणि ते आम्हाला मराठी शिकवत आहेत. मी मुस्लिम आहे, मी मराठीच बोलतो. आता तुम्ही माझा इंटरव्ह्यू हिंदीमध्ये घेतात. तुमचा नेता नगरी हा जो चॅनल आहे हा हिंदी चॅनल असल्या कारणाने तुम्ही माझा इंटरव्ह्यू हिंदीमध्ये घेत होता, पण त्यामध्ये मराठी तुम्ही आणलं. बरोबर. मराठी आणलं म्हणजे मी मराठी घुसवली त्यामध्ये. बरोबर आहे. बरोबर आहे ना? आता मी मराठी घुसवली का? मी शिवसेनेचा आहे आणि आमच्यामध्ये मराठी बाणा आहे. बरोबर आहे. आणि तो मराठी बाणा आमचा जाणार नाही. बरोबर. मी बोलताना तुम्हाला कुठे वाटलं की मी मुस्लिम आहे, राईट? नो, मला मराठी येत नाहीये किंवा मी मराठीमध्ये बोलू शकत नाहीये. अरे मराठी पाटी आज नाही, आम्ही कित्येक वर्षापासून लावत होतो. मराठीमध्ये आमचे सगळी कामं मराठीमध्ये होतात. शिवसेनेचे प्रत्येक बॅनर तुम्हाला मराठीमध्ये मिळणार. आता मला एक सांगा, जिथे हिंदी भाषिक लोक आहेत ज्यांना मराठी कळत नाही त्यांना हिंदीमध्येच बोलावं लागणार. बरोबर. ज्यांना हिंदी आणि मराठी दोन्ही भाषा येत नसणार, ज्यांना फक्त इंग्रजी येत असणार, मग त्यांना आय हॅव टू एक्सप्लेन हिम इन इंग्लिश. अदरवाइज दे विल नॉट अंडरस्टँड व्हॉट आय वॉन्ट टू से. मग आता मी व्हॉट आय वॉन्ट टू से दे विल नॉट अंडरस्टँड. अरे बघा, मराठी माणूस शिवसेनेचा विभाग प्रमुख इंग्रजीत बोलतो, बघा हिंदीत बोलतो. अरे काय लावलाय तुम्ही? तुम्ही इथून जाता यूपी, उत्तर प्रदेशमध्ये. उत्तर प्रदेश माझी मायभूमी आहे. इथून गोव्यामध्ये गेला, गोवा माझी मायभूमी आहे. अरे बा, आमची मायभूमी महाराष्ट्र आहे ना, आणि मराठी हा आमचा बाणा आहे ना, ह्याला आम्ही सोडणार कसं? मराठी पाटी लागलीच पाहिजे. त्यामध्ये बळजबरी करायची गरज नाही. जो आदेश आला आहे त्या आदेशाचं पालन करावं, बस. तुम्हाला काय वाटतं ते तुम्ही करत राहा. पण साहेब, आरोप असे लागतात की धड मराठी शाळा टिकत नाही, तर मराठी पाट्या कशा टिकवणार? मला एक सांगा, ज्या विरोधकांनी किंवा ज्या नेत्याने तुम्हाला तो प्रश्न विचारला त्याला विचारा, तुझा मुलगा कोणत्या शाळेत आहे? विचारा त्याला. फक्त मराठीत कशाला बोलता तुम्ही? हिंदी भाषा, गुजराती, उर्दू, हिंदी, गुजराती, उर्दू या 3 भाषामध्ये एक मराठी, चौथा. दाऊदबाग शाळा आहे, तिथे जा आणि विचारा इथे कोणकोणत्या माध्यम होता. हिंदी होता, उर्दू होता, मराठी होता,
गुजराती होता आणि साऊथ इंडियन होता. आज महानगरपालिकेच्या त्या शाळेमध्ये जाऊन बघा, उर्दूमध्ये किती टक्का आहे, हिंदीमध्ये किती टक्का आहे, इंग्रजीमध्ये किती टक्का आहे. आता इंग्रजी चालू केलं आपण, बरोबर. मराठीमध्ये किती टक्का आहे. तुम्ही स्वतःच्या मुलांना इंग्रजी शाळेत टाकता बरोबर आहे. आणि गोरगरीब लोकांना बोलता तुम्ही मराठीमध्ये टाका. आणि ज्यांना जर IAS IPS आणि मोठ्या पदावर जायचं असेल तर फक्त मराठी चालणार नाही. चालणार नाही. बरोबर मग आहे. पहिलं कसं होतं, जेव्हा आम्ही शिकत होतो तेव्हा पहिली ते चौथीपर्यंत ती आपली जी मातृभाषा होती, त्याच्यानंतर हिंदी, मराठी, इंग्लिश आणि दुसऱ्या भाषा आल्यात. आज आपण ज्युनियर KG पासून इंग्रजी, हिंदी, मराठी जे काय आपण केलं. माझं असं म्हणणं आहे की आपण फक्त मराठी करून पण चालणार नाही ना, ही दुसरी पण भाषा आहे ना. बरोबर आहे. हा, मराठी टक्का कमी करण्याच्या पाठीमागे या किंवा शाळेमध्ये मुलांना जे आपण टाकतो आहोत ते टाकण्यामध्ये आपल्या लोकांचीच कमतरता आहे ना. पालकने आता माझा अब्बास, माझा भाव आहे, त्याची मुलं मराठी शाळेत शिकली आहे, तो मुस्लिम आहे, त्याची दोन्ही मुलं मराठी शाळेमध्ये शिकलेली आहे. बरोबर. पण त्याची जी मुलं आहेत ते मराठीमध्ये टाकणार आहेत का? नाही. बरोबर आहे. मग असा प्रॉब्लेम आहे ना. पुढचा भविष्याचा विचार हा, नाही भविष्याचा लागणार. विचार करून आज लोक काय, ठीक आहे, पण आता आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला राहायचं असेल तर आपल्याला मराठी आलीच पाहिजे, मराठी बोलता आलं पाहिजे, मराठी लिहिता आलं पाहिजे, मराठी वाचता आलं पाहिजे. बरोबर. हे आमचं ध्येय आहे. ध्येय आहे. बरोबर. आणि हे काय आम्ही काय मूर्खपणा करत नाही आहोत. बरोबर आहे. आपण ज्या राज्यामध्ये राहतो आहोत, जी आमची मातृभाषा आहे त्या भाषेला आम्हाला वाढवावाच लागणार. बरोबर आहे. त्याच्याशिवाय काय पर्याय नाही. त्यांना काय बोलायचं तर त्याने बोलत राहावं. फक्त त्यांना जाऊन हे प्रश्न विचारा, तुम्ही तुमच्या मुलांना कोणत्या शाळेमध्ये शिकवायला टाकलेला आहे. बरोबर आहे. साहेब, काही दिवसांपूर्वी असा विषय झाला होता की तुम्ही इतके ॲक्टिव्ह या विभागामध्ये काम करत असताना भारतीय जनता पार्टीचे तेजेंद्र तिवान आहे, जे युवा मोर्चाचे अध्यक्ष आहेत, त्यांनी या ठिकाणी खड्डे बुजाव आंदोलन असं काहीतरी घेतलं होतं साहेब. तर त्याचं चित्रीकरणसुद्धा बाहेर पडलं होतं. साहेब, कसं बघता त्या ठिकाणी? मला माहीत नाही आता त्यांनी कधी घेतला होता आणि किती वेळात आणि किती मिनिटात किती सेकंदात तो कार्यक्रम संपवला मला माहीत नाही आहे. बघा, ते जे MVM शाळा मार्ग, बहुतेक असं तुम्हाला असं वाटतं ते MVM शाळा मार्गाबद्दल तुम्ही विचारत असाल. मराठीत बोलू, हिंदीत बोलू, तुमचा हिंदी चॅनल आहे. हिंदी बोला, चालेल. नाही, आता नंतर उद्या काय होणार तुम्ही बोला, हो आमचा मराठी हिंदी चॅनल आहे, तुम्ही फक्त मराठीमध्ये बोलतायत, आमचे हिंदी पण लोक आहेत, त्यांना कसं करणार. तर ॲक्च्युली कसं आहे माहिती आहे काय, ते MVM शाळा मार्ग जेव्हा आम्ही निवडून आलो त्याच वेळी आम्ही जे मेन रस्ते दिले होते त्या रस्त्यामध्ये MVM शाळा मार्ग पण होता. आता एक मिनिट तुम्हाला सांगतो, कोण पण NGO असेल, राज्य नेता असेल, सगळ्यांना अधिकार आहे की बाबा हा रस्ता असाचा बनला पाहिजे. बरोबर आहे. हा रस्ता यामध्ये खड्डे झालेले आहेत. किती लोक ट्विटरवरून कंप्लेंट करतात, किती लोक रायटिंगमध्ये करतात, काही मंडळं करतात. आता सगळे करतात म्हणजे त्यांच्या माध्यमातून त्यांनी सुचवला महानगरपालिकेला, मान्य आहे. पण काम करण्यासाठी पुढाकार कुणी घेतलं ते महत्त्वाचं आहे. हे महत्त्वाचं आहे. आता खड्डे जेव्हा त्यांनी तो कोणता तेजेंद्र सिंग, आता कुठला मला माहीतच नाही बाबा, मी त्या ओळखत पण नाही, नाव पण पहिल्यांदा ऐकतोय. त्यांनी कधी खड्डे बुजवायचा कार्यक्रम घेतला, किती मिनिटाचा घेतला, किती सेकंदाचा, किती तासाचा घेतला माहीत नाही. पण कोणते खड्डे बुजवले हे मला माहीत नाही. पण एक मी तुम्हाला ठामपणे सांगू शकतो की ते खड्डे बुजवायचं काम शिवसेनेने केला होता. आणि त्यावेळी मी लाईव्ह केला होता, फेसबुक लाईव्ह, आणि त्यावेळी मी बोललो होतो आता मी हे खड्डे बुजवायचे काम करत आहे पावसाळ्या अगोदर, पण पावसाळ्यानंतर मी ह्या रस्ता सिमेंट कॉन्क्रीटीकरण पास करून ह्याला सिमेंट कॉन्क्रीट का काम करून हा रस्ता चांगल्या प्रकारे बनवून देणार, ही शाश्वती मी लोकांना त्यावेळी दिली होती. माझा फेसबुक लाईव्ह त्यावेळेचा काढून तुम्ही बघू शकता, किंवा त्यावेळी मी एक बॅनर लावला होता 7 महिने अगोदर, तो बॅनर पण तुम्ही बघू शकता. तर हे होते हारून खानजी, या विभागाचे उपविभाग प्रमुख, आणि सर्व प्रश्नांची उत्तरं त्यांनी व्यवस्थित पद्धतीने आपल्याला दिलेली आहेत. आणि त्यांच्या भावी वाटचालाबद्दल त्यांना मी खूप खूप शुभेच्छा देतो. आपण या ठिकाणी वेळ दिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार साहेब. थँक्यू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.